नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई की एक और मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की दो सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों आईटीसी और एचयूएल ने अपने सामानों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसमें साबुन, वॉशिंग पाउडर से लेकर बर्तन धोने के साबुन तक हैं। कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा रही हैं ताकि वो इनपुट कॉस्ट सर्ज जो वो खुद देख रही हैं वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकें। इसी तरीके से एचयूएल जो कि सेक्टर की मेजर कंपनी है, उसने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक ये प्राइस राइज जो है वो 3 to 10% की रेंज में है। किन प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं वो हैं सर्फ एक्सेल इजी वॉश, मैटिक, रिन, लक्स और विम बार, इनफैक्ट व्हील, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, जैसे कि सर्फ एक्सेल इजी वॉश का हाफ केजी पैक जो पहले 64 रुपीज़ का था, अब वो 66 रुपीज़ का है, या फिर 3 केजी पैक जो पहले 330 रुपीज़ का था वो अब 345 रुपीज़ का है। इसी तरीके से कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का स्मॉल सैशे जो पहले 3 रुपये का आता था वो अब 4 रुपये का आ रहा है। तो अगर हमें याद हो, एचयूएल ने अक्टूबर में भी प्राइसेस बढ़ाए थे, लेकिन वो प्राइसेस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरीज में बढ़ाए थे, जैसे कि पियर्स या सर्फ एक्सेल इजी वॉश। लेकिन इस बार जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है नवंबर में वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर है। आईटीसी ने भी कुछ अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं प्रोडक्ट्स पर, और इसी न्यूज़ को कंफर्म करते हुए आईटीसी ने कहा कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ रहा है तो उन्हें ये प्राइसेस कस्टमर को पास ऑन करना पड़ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा एकदम से इंटायरली बर्डन ना हो इस कॉस्ट इंक्रीज़ का, लेकिन प्राइस बढ़ाना सिर्फ एक उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट है जो कि उन्होंने लिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। जेवर एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इसी शिलान्यास के साथ चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष पर सवालों की बौछार की, तो वहीं यूपी में किए गए विकास के कामों का भी जिक्र किया। देखिए ये रिपोर्ट। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ। ये पल था देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का, जिसका पीएम मोदी ने बटन दबाकर आगाज किया। शिलान्यास के बाद पीएम ने उमड़ी भारी भीड़ को एयरपोर्ट की खूबियां गिनाई और फायदे बताए। जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट की नींव रखकर देश को बड़ी सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में चुनावी रफ्तार बढ़ा गए। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उधर पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया और जेवर एयरपोर्ट पर सियासत करने और इस प्रोजेक्ट पर रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। उधर इस मौके पर सीएम योगी ने भी खुशी जताई और दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। जहां एक और पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही विकास की बात की, तो चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। आज जहां एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही 2021 का चुनावी माहौल बनाया गया, वहीं 2024 में जेवर से पहली उड़ान का ऐलान कर लोकसभा चुनाव के लिए भी चुनावी जमीन तैयार कर ली है। ET नाउ स्वदेश। बीते वर्षों में जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ सबसे आधुनिक एयरपोर्ट भी होगा। इस एयरपोर्ट में क्या खास है और क्यों इसके बनने से विकास की रफ्तार तेज होगी, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जो अब से पहले किसी एयरपोर्ट में नहीं देखी गई हैं।
ये पूरी तरह से डिजिटल और पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, जो 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पहले चरण में सितंबर 2024 तक 10,050 करोड़ की लागत से 2 रनवे तैयार होंगे, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 6 से 8 रनवे तक किया जाएगा। शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्री जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। 30 साल में इसकी क्षमता बढ़ाकर सालाना 1.2 करोड़ यात्री की जाएगी। ये इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कार्गो हब के आधार पर बनने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, जिसमें शुरुआती चरण में कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन करने की योजना है। This is a model of the airport infrastructure that we will construct in Noida over the next 20 years. In the next 3 years, we will construct the runway that you see here on the northern side. We will construct one passenger terminal that will cater to 12 million passengers per year. We're going to deliver a world-class cargo infrastructure, the cargo gateway to northern India, and we're going to deliver space and infrastructure for MRO facilities, maintenance, repair, and overhaul. The airport, and in particular the airport terminal, will deliver a merger of Indian warmth and hospitality and Swiss efficiency with architecture inspired by India and picking up key architectural elements from the heritage of Uttar Pradesh. जेवर एयरपोर्ट को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके निर्माण में काफी दिलचस्पी दिखाई। इसके भूमि अधिग्रहण का काम काफी तेजी से हुआ और आने वाले 36 महीनों में यहां से विमान उड़ान भरने लगेंगे। दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी की वजह से प्रदेश के विकास और रोजगार के मौके बनाने में जेवर एयरपोर्ट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के नजदीक है। एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। यमुना अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 3 साल में ही इलाके में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। एयरपोर्ट शुरू होते होते 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी। आने वाले 10 साल में औद्योगिक विकास से 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का मकसद यूपी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्रों पर पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश में रोजगार बढ़े, साथ ही साथ विकास की रफ्तार तेज हो। ईटी नाउ स्वदेश। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि अभी दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट कौन से हैं और उनकी क्या खासियत है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इन एयरपोर्ट्स की सैर कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दम्मम शहर के बाहर बना होने की वजह से दम्मम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का खिताब हासिल है और इसका क्षेत्रफल सऊदी अरब के पड़ोसी देश बहरीन से भी ज्यादा है। यहाँ 37 एयरलाइंस 43 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं और हर साल 1 करोड़ पैसेंजर आवाजाही करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 136 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कोलोराडो के डेनवर शहर में बना हुआ है और ये मैनहट्टन शहर से 1.5 गुना ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। यहाँ 35,000 कर्मचारी काम करते हैं और ये कोलोराडो राज्य का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। DIA से 23 अलग अलग एयरलाइंस 215 डेस्टिनेशंस के लिए ऑपरेट करती हैं। साल 2020 में यहाँ 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने आवाजाही की है। अमेरिका का डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 70 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। टेक्सास राज्य में बना ये एयरपोर्ट डलास और फोर्ट वर्थ शहरों के बीच में बसा है, इसलिए इसे DFW एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में इसे दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दर्ज किया गया है। यहाँ से 4 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रियों ने सफर किया। DFW से 31 एयरलाइंस 44 देशों के 273 डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें भरती हैं। दुनिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट के मामले में नंबर 4 पर है ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा एयरपोर्ट, जिसका निर्माण 58.45 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से बन रहा जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ 6 रनवे तैयार किए जाएंगे और ये रनवे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होने के साथ साथ मेट्रो रेल से भी जोड़ा जाएगा। इसके बनने के बाद आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
अमेरिका का ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 54 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये फ्लोरिडा राज्य के डाउनटाउन ओरलैंडो के पास बना है। पहले इसका नाम मैकॉय एयरबेस था और इसे एमसीओ के नाम से जाना जाता है। एमसीओ अमेरिका के सबसे बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। यहाँ से रोजाना 44 एयरलाइंस की 850 उड़ानें होती हैं, जिनमें 135 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। सालाना 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट से सफर करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। और अब बात करते हैं बाजार की। एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी दिखी है। निफ्टी 121 अंकों की मजबूती के साथ 17,536 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी। लेकिन बाजार में पूरे दिन कैसा रहा है कारोबार और कहां दिखा है सबसे ज्यादा एक्शन, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, आज बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली है? बाजार में आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और हर निशान में क्लोजिंग देखने में कामयाब रहे हम, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही, और जिसमें की जो मजबूती थी वो आज रिलायंस से काफी ज्यादा देखने को मिली। 6% की तेजी आज रिलायंस में देखी गई। इसके अलावा निफ्टी में 120 अंक और सेंसेक्स में भी करीब 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती हुई। बैंक निफ्टी दिन भर लाल निशान में ही था, उलट ही बाजार के कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि वहां पर भी अच्छी रिकवरी हुई और निचले स्तरों से अगर बात करेंगे तो 250 अंकों की रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी देखी। आज सहारा मिला है एनर्जी, रियल्टी और हेल्थ केयर शेयरों से। वहीं सरकारी बैंक और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर इस पूरे सीरीज का हम प्रदर्शन देखेंगे तो मार्च 2021 से लेकर अब तक देखें तो नवंबर सीरीज का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में। तो आज रिलायंस में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और बाजार की तेजी को लीड भी किया इस स्टॉक ने। इसके बाद डिवीज लैब, आईटीसी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में अच्छी मजबूती थी। गिरने वाले शेयरों में आईओसी आज कमजोर था। मारुति, आईसीआईसीआई, ब्रिटानिया, इंडसइंड, यहाँ पर भी आज कमजोरी देखने को मिली। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें एचसीएल इन्फो, एनआईटी, इन्फीबीम और तानला सॉल्यूशंस में आज अच्छी तेजी थी। आज रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स और डीएलएफई भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और फार्मा स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसमें जीएसके फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब, ये कुछ फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट के स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। एफआईआईएस की लगातार बिकवाली पर ईटी नाउ स्वदेश पर दिग्गज निवेशकों ने कहा कि बाजार में दिसंबर तक बिकवाली जारी रह सकती है, लेकिन जनवरी में फिर बाजार में रौनक लौटेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स भी कॉशियस है, मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, फंड मैनेजर्स जो है, स्पेशली फॉरेन फंड मैनेजर्स, ये आजकल ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तैयारी कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में आप अर्जेंटीना देखें या तो ब्राजील देखें तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है इन कमोडिटीज। अगर आप चाइना में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी अपसाइड है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन हमारे हिसाब से शायद दिसंबर या तो जैन में हो सकता है। तब तक थोड़े सेल आउट पोजीशंस ऑनगोइंग होंगे, जाहिर रहेंगे। इंडिया का अगर आप प्रीमियम देखते हैं वैल्यूएशन पे 10 साल का एवरेज वर्सेस इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई, नॉर्मली 50 से 45 के बीच होता है, अभी वो 80 से 90 तक के बीच में चला गया है। सो क्वाइट नेचुरल है कि सम पैसे का मूवमेंट होगा। इंडिया जहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बाकी मार्केट जहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है, some institutions will definitely move around some money here and there, right? Second, जैसे कि आपने कहा कि नवंबर दिसंबर है जहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, people try to close their books, जबकि पूरे साल का रिटर्न इतना अच्छा रहा है तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने का उनको जरूरत नहीं लगता है, तो वो एंगल से भी थोड़ा सा पैसे में मूवमेंट हो सकता है। इस बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो पैसे मार्केट से निकाले हैं वो एक्चुअली उन्होंने नई कंपनीज में या फिर कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में डाले हुए हैं। तो आप अगर NSDL के साइट पे देखते हैं जहाँ पे उनका ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और इन्वेस्टमेंट लेवल्स आप देखें तो आपको नजर आता है कि उन्होंने 17,000 करोड़ एक्चुअली जो
सेलिंग हुई है अबाउट 17,000 करोड़ नवंबर में हुई है, लेकिन एक्चुअली 27,000 करोड़ की उन्होंने खरीदी की है आईपीओ और प्राइमरी मार्केट में। सो एक्चुअली नेट पॉजिटिव हैं अगर आप देखें नवंबर के मंथ में। और पूरे जो कैलेंडर ईयर 2021 है उसमें भी पॉजिटिव हैं और डेट में भी पॉजिटिव है, जहाँ पे वो सिर्फ इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जो एफआई फ्लोज आउटफ्लोज आपको देख रहे हैं टुवर्ड्स अदर मार्केट्स या इवन टुवर्ड्स डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, ये कुछ हफ्तों का एक फिनोमेना हो सकता है, बट द बाइंग शुड कम बैक बिकॉज इंडिया इन आवर ओपिनियन स्टिल रिमेन्स द बेस्ट प्लेस्ड मार्केट ऑन अ होल होस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अगले बजट में एलपीजी सब्सिडी में भारी कटौती हो सकती है। ET नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सब्सिडी की मांग काफी कम की गई है, यानी अब कंज्यूमर्स को आने वाले समय में सब्सिडी मिलने के आसार कम ही हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, लगातार महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से और सब्सिडी घटने के या यूं कहा जाए कि अब सब्सिडी खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार बजट की तैयारियां जो है वो शुरू कर चुकी है और सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार के जो आगामी बजट है उसमें एलपीजी सब्सिडी की रकम में बड़ी कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी बजट में एलपीजी सब्सिडी के आवंटन के तौर पे करीब 6,000 करोड़ रुपए की ही मांग की है, जो कि पिछले साल के आवंटन के आधे से भी कम है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के तौर पर किया था। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर में ये जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। दरअसल सरकार पिछले 1 साल से एलपीजी सब्सिडी की रकम जो है वो कंज्यूमर को नहीं दे रही है। जिन इलाकों में दे भी रही है वो दरअसल एलपीजी सब्सिडी नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, और खासकर पहाड़ी इलाकों के कुछ कंज्यूमर्स को इसका फायदा हो रहा है और ये रकम भी बेहद कम है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय को लगता है कि जब सब्सिडी आउटगो है ही नहीं तो फिर ज्यादा रकम की उन्हें जरूरत नहीं है, और ये जो जिस रकम की मांग वो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की अदायगी वो कर सकते हैं। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि अचानक रूप से एलपीजी की कीमतों में तेजी आती है जैसा कि अभी है, वैसी सूरत में सरकार कुछ रकम सब्सिडी की देगी, लेकिन वो भी सभी कंज्यूमर को नहीं, जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को इसकी रकम दी जाएगी और इसके लिए सरकार एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगी। जहां तक बाकी कंज्यूमर्स का सवाल है उसके लिए रणनीति ये तैयार की गई है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि अगर कीमतों में अचानक तेजी आती है तो तेल कंपनियों को ये कहा जाएगा कि वो इसके भार को कुछ समय तक वहन करे, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। इस वक्त जो है पर सिलेंडर जो 14 केजी का सिलेंडर होता है उस पर तेल कंपनियों को करीब 250 रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि वो जितनी कीमतें हैं उसे पूरी तरीके से कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब कीमतें कम होंगी तो फिर इसकी रिकवरी वो कर सकते हैं। एक तरफ जहां सरकार को इससे सब्सिडी की जो रकम है उसमें भारी बचत होती हुई दिख रही है, वहीं तेल कंपनियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब यात्रियों को जल्द ही IRCTC की ओर से ताज़ा पका हुआ गर्मा गर्म खाना परोसा जाएगा। इसकी शुरुआत अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना की वजह से कंबल, तकिया और चादर की बंद हुई सर्विस भी शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत फिलहाल कुछ प्रीमियम ट्रेनों से हो रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर रेलवे से है, जहां रेल मुसाफिरों के लिए अच्छा संकेत, अच्छी बात यही है कि उनको जल्द ही अपने रेल यात्रा के दौरान गर्मा गर्म भोजन मिल पाएगा, क्योंकि कैटरिंग सेवा एक बार फिर से बहाल होने जा रही है और इस कैटरिंग सेवा को IRCTC चरणबद्ध तरीके से यात्रियों के लिए प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले प्रीमियम ट्रेन यानी कि राजधानी, शताब्दी, तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में कैटरिंग सेवा की शुरुआत की जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर कैटरिंग सेवा को बहाल कर दिया जाएगा और इस कैटरिंग यानी कि यात्रा के दौरान गर्म भोजन को अगर रेल मुसाफिर पाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना होगा, अतिरिक्त शुल्क देना होगा और जल्द ही IRCTC अपने सॉफ्टवेयर में पहले जैसी व्यवस्था बना पाएगी, ताकि आप जब टिकट बुक करेंगे तो आप कैटरिंग को बुक कर पाएंगे और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कैटरिंग ऑप्शन को भी चुन पाएंगे। अगले चरण में जो बाकी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी कैटरिंग सेवा को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही रेडी टू ईट मील, ये जो योजना है जो कोविड के दौरान चल रही थी, ये बतौर विकल्प चलती रहेगी। और एक तीसरी अहम बात यह कि जो
रेल यात्रा के दौरान एसी में लोगों को चादर तकिया कंबल पहले दिया जाता था जो कोविड से पहले, इस पर भी गहन चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि हफ्ते या अगले 1 महीने के भीतर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत की बात रेल मुसाफिरों के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के रेलवे वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चली है। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतें बीते कुछ दिनों पहले 100 रुपए के पार चली गई थी, लेकिन अब भाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मुंबई में टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने। जहां कुछ दिनों पहले तक टमाटर के भाव पेट्रोल की कीमतों को टक्कर दे रहे थे, वहां अब यहां पे कुछ नरमी देखने को मिली है। टमाटर के भाव थोड़े कम हुए हैं। हमारे साथ यहां पे दादा सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि क्यों भाव में कमी आई है, अब कितना भाव चल रहा है। अभी टमाटर का भाव कितना चल रहा है? टमाटर का भाव चल रहा है 70 रुपये 80 रुपये किलो 1 kg। तो पिछले हफ्ते से अभी के हफ्ते में कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, कुछ बदलाव है। 10 रुपये का 1 kg पे 10 रुपये का। क्यों आई है कमी? ये अगर कोई किस तरह की क्वालिटी का कितना भाव है? मैंने बाकी जगह देखा वहाँ पे कुछ 50 और 60 रुपए तक फिसल चुके हैं भाव, ऐसा क्यों है? यहाँ पे तो मैं 80 रुपये का नंबर 1 का टमाटर 80 रुपये kg में जाता है। हाँ। तो टमाटर के अलावा आपकी बाकी कोई भी सब्जियां हैं जो आप बेचते हैं यहाँ पे? नहीं, सिर्फ टमाटर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो बाकी सब्जियां हैं जैसे मटर हो गया या बीन्स हो गया, उनकी कीमतों में भी थोड़ी सी कमी आई है। जैसे पहले 160 रुपये के आसपास अगर मटर बिकता था, तो वो भी अब 80 रुपये तक आ चुका है। यहाँ जानते हैं यहाँ पे एक और सब्जी विक्रेता से कि यहाँ पे किस तरह के भाव चल रहे हैं। मटर के भाव आप कह रहे हैं कि गिरे हैं, कितना गिरे हैं? 90 रुपीज़ 1 kg हो गया, 80 रुपीज़ 1 kg हो गया। अभी तो पहले 160 था। ये आपके हिसाब से क्यों कमी आई है? बाकी सब्जियों में भी सीजन आ गया, धीरे धीरे तो गिरेगा ना, एक बार के तो गिरेगा नहीं। अभी बिक्री कैसी हो रही है? लोग खरीदने आ रहे हैं, नहीं आ रहे? 90 रुपीज़ 1 kg नहीं, बहुत कम आ रहे हैं। ये इसका 40 रुपीज़ 1 kg, 40 रुपीज़ 1 kg, 40 रुपीज़ 1 kg, 50 रुपीज़ 1 kg, 60 रुपीज़। 60 रुपए से कह रहे हैं आप घट के 40 रुपए तक के कुछ ही दिनों के अंतराल में आ गई हैं सब्जियां। जो ग्रेड ए क्वालिटी का टमाटर वो अभी भी 80 रुपए किलो है, जो पहले 100 रुपए के पार जा चुका था। वहीं जो बाकी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। लंबे वक्त के बाद भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक भारत की कुल जन्म दर 2.2 से घटकर 2% हो गई है। साथ ही पहली बार प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही देश में लगातार बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनसंख्या पर लगाम लगाने के मकसद से कई कार्यक्रम लॉन्च किए। अब इन कार्यक्रमों के नतीजे दिखने लगे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण के मुताबिक देश की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के जीवन काल में उसके बच्चों को जन्म देने की औसत दर 2.2 से घटकर 2% रह गई है। 2015 और 2016 के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक TFR राष्ट्रीय स्तर पर 2.2% था, जबकि 5वां सर्वे 2019 से 2021 के बीच 2 चरणों में कराया गया, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट घटी है वो राज्य है पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जिन राज्यों में जनसंख्या में गिरावट की दर सबसे कम रही वो राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। सर्वे के मुताबिक देश में कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट 54% से बढ़कर 67% हो गई है। सर्वे का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत की आबादी में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है, जबकि पिछले सर्वे में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 991 ही थी। आबादी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। राज्य सरकारें भी ऐसे कई कार्यक्रम लॉन्च कर चुकी हैं। जानकारों की माने तो नसबंदी, कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल और छोटे परिवार की अहमियत को लेकर चलाए गए इन अभियानों का पिछले कुछ सालों में अच्छा असर देखने को मिला है। ET नाउ स्वदेश।
जैसे जैसे महाराष्ट्र में कोविड के मामले काबू में आ रहे हैं, वैसे वैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में क्लास 1 से 4 तक के स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए हैं, जबकि शहरी इलाकों में 1 से 7वीं तक की क्लास शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया। बता दें कि अभी तक यहां सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही जारी थी। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 18 स्वदेश।